स्टूडेंट, हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखे थे कि आरएनए में एचएनआरएनए कैसे हुआ था। इस चीज़ को हम लोग समझें कि एचएनआरएनए एमआरएनए में कैसे कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एचएनआरएनए बना था और ट्रांसक्रिप्शन एचएनआरएनए बनने के बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ था, वो कन्वर्ट किया था किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर, जिसको हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज कहते थे। इसके बाद हम लोग आगे अब देखें यहाँ पे थोड़ा कि ये जो डीएनए है, अगर इसके हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना होता है डीएनए। अगर एक सेल के अंदर की बात करें हम लोग, तो हम लोग डीएनए पढ़ें, उसमें हमको मालूम पता चला यहाँ पे कि जो दो बेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रम था। कितना था? 3.4 एंगस्ट्रम। अब इसे हम लोग नैनोमीटर से मीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो फिर यहाँ पे बात होगा कि बेसेस की संख्या कितना था। तो ये भी हम लोग लिखे थे कि 6.6 इंटू 10⁹ और इसे कन्वर्ट कर दे अगर हम लोग इसे किस में, मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁹ मीटर। तो इस तरह से अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो ये 2.2 मीटर कितना होता है। तो लेंथ जो हो गया एक डीएनए का कितना हो गया, 2.2 मीटर। अगर हम लोग देखिए कि 2.2 मीटर, जबकि हमारे पास जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये रहता है, इस न्यूक्लियस का अगर डायमीटर की बात करें 10⁻⁻6 मीटर। तो देखिए इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे रह पाएगा। देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है ये। तो अब यहाँ पे बात ये होता है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा और डीएनए उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको छोटी जगह में बड़ी चीज़ को रखना है, जैसे आप ऐसा सोचें कि आपके पास एक बकेट है और आपके पास यहाँ पे पता चला क्या कि 50 मीटर का क्या आ गया, एक रोप है 50 मीटर का। तो आप उसे कैसे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे क्या करते हैं, उसे वो कॉइल करना शुरू करते हैं, उसके बाद उसको बैकेट में रखा जा सकता है। तो उसी ढंग से यहाँ पे जो डीएनए है कहीं ना कहीं उसे पैक किया जाता है, यानी पैकेजिंग किया जाता है, देन जाकर ये छोटे से न्यूक्लियस में क्या होता है, ये रह पाता है वहाँ पे ये। तो हम लोग को आगे के जो टॉपिक पढ़ना है वो यही पढ़ना है। और देखिए यही क्वेश्चन इस बार नीट में था, ये डेटा ही दिया था और वहाँ पे पूछ रहा था ये। तो आगे हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क्लियर कट निकल रहा है कि हमें अब डीएनए को एक न्यूक्लियस के अंदर अरेंज करना है जिसका लेंथ बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस का साइज छोटा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, पैकेजिंग की बात होगा। अब पैकेजिंग की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो लिखते हैं ये डीएनए पैकेजिंग। अब डीएनए पैकेजिंग की बात करें, अगर यहाँ पे पैकिंग करते हैं हम लोग डीएनए का, तो सबसे पहली बात आता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। अब प्रोकैरियोट के बारे में आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है, तो एक सेल होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन लैक करता है। तो यहाँ पे तो बहुत आसानी से क्या होता है, तो डीएनए जो है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में होता है यहाँ पे ये, और इसी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को जो हम लोग बोलते हैं सेंट्रली जो होता है क्वाइल्ड फॉर्म में होता है यहाँ पे, इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड कह बैठते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्योंकि यहाँ तो इससे स्पेस ज़्यादा मिल गया, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे कन्फाइंड है नहीं, न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक में तो बहुत ईजिली ही क्या होता है, ये यहाँ पे अरेंज हो जाता है। लेकिन बात होता है किसमें, यूकैरियोट में। तो यूकैरियोटिक में आप जानते हैं क्या होता है कि यहाँ पे एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके पास, और उस मेम्ब्रेन का ही हमने इस बताया था यहाँ पे डायमीटर कितना था, ये 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पे क्या होता है, खास करके पैकिंग की जरूरत पड़ जाता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये, जिसकी न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। यहाँ तो न्यूक्लियस क्या था, मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से इसे स्पेस मिला, और यहाँ ये क्वाइल्ड फॉर्म है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहना शुरू करते हैं कि यही न्यूक्लियोइड फॉर्म होता है, यानी सेंट्रली ये क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। जबकि यूकैरियोटिक में ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, बहुत मुश्किल है इसे रखना। इसलिए पैकेजिंग की एक्चुअल खास करके बात अगर करें तो हम लोग किस में करते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर करते हैं ये। तो अब हम लोग चले देखते हैं यहाँ पे पैकेजिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैकेजिंग की बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं यहाँ पे। अब जो क्रोमोसोम है उसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे हम लोग। क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन की, अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें अगर हम लोग, तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो एक तो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है ये न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा किससे बनता है, ये प्रोटीन से, और तीसरा अदर सब्सटेंस कह सकते हैं, कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं जिसमें खास करके हम लोग बोले तो कैल्शियम आयन का क्या होता है कि इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे।
तो इस तरह से ये कॉम्पोजिशन ऑफ क्या है, क्रोमोजोम्स है। अब इसमें क्रोमोजोम्स की इस कॉम्पोजिशन में अगर बात करें तो ये जो है यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये लगभग 90 to 95% पार्ट को इसी से बना होता है। हम लोग को यहाँ पे जानना है कि कैसे बना हुआ है, तो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और अदर सब्सटेंस भी हैं क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन में। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक्चुअल में ये बेसिक है। कैसा है ये? बेसिक प्रोटीन बोलते हैं। और ये 2 टाइप का होता है, एक होता है हिस्टोन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन। अब बोलते हैं ये हिस्टोन जो है प्रोटीन, ये यूकैरियोटिक में होता है, जबकि ये नॉन हिस्टोन जो है वो प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है ये। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो है हमें किसके अंदर खास करके पैकेजिंग पढ़ना है? यूकैरियोटिक के अंदर ये। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पे, ये टोटल कितने टाइप के हो जाते हैं? तो यहाँ पे 5 टाइप के हो जाते हैं, जैसे H1, H2A, H2B, H3 और H4। देखिए ये टोटल 5 टाइप्स के हो गए। अगर इनमें हम लोग बात करें तो H1 जो होता है ये क्या है? हिस्टोन का टाइप्स है। तो H1 जो होता है इसमें लाइसिन रिच होता है, लाइसिन रिच होता है, जबकि H2 और H2B जो होता है ये क्या बोलेंगे? मॉडरेटली या स्लाइटली लाइसिन रिच बोल सकते हैं यहाँ पे, ये लाइसिन रिच यानी लाइसिन ही प्रेजेंट है। और ये जो है H3 और H4 जो टाइप ऑफ हिस्टोन है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? आर्जिनिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आर्जिनिन रिच होता है कहीं ना कहीं ये। तो इस तरह से पता चल गया कि ये कौन सा अमीनो एसिड से ज़्यादातर बने हुए हैं। तो ये पता चल रहा है हमें ये कि H1 जो है लाइसिन से, H2B भी लाइसिन से ही कहेंगे ये, और H3 और H4 जो है ये किससे बना हुआ है? ये तो आर्जिनिन रिच है, ये आर्जिनिन इसमें ज़्यादा है अमीनो एसिड प्रेजेंट। तो ये था प्रोटीन जो कैसा है? बेसिक है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे ये जो हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पे, इस हिस्टोन प्रोटीन की अगर बात करें तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? तो देखा जाता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, तो ये अमाउंट में, स्ट्रक्चर में क्या होता है? सिमिलरिटी शो करता है। क्या शो करता है? सिमिलरिटी शो करता है। जबकि नॉन हिस्टोन जो है वो क्या करता है? थोड़ा वेरिएशन शो करता है। अब वेरिएशन होने के वजह से ये किसमें? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में। इसलिए बोलते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है? ड्यूरिंग एवोल्यूशन क्या है? ये कंजर्व है, जबकि ये कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अमाउंट वेरिएशन शेप साइज में थोड़ा क्या होता है? यहाँ पे ये डिफरेंसेस शो करता है, यानी वेरिएशन शो करता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट क्या हो गया? कंजर्व ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। ये तो ये था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कंजर्व है, कौन नहीं कंजर्व है। तो हिस्टोन कंजर्व है, जबकि नॉन हिस्टोन कंजर्व नहीं है ये। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। हिस्टोन प्रोटीन shows considerable similarity in amount, structure and क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? shape from organism to organism। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है? ये सिमिलरिटी शो करता है। हैंस लिख सकते हैं, हैंस इट इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के दौरान क्या रह गया? ये कंजर्व रह गया। यहीं पे अगर नॉन हिस्टोन की बात करें तो सेम लाइन लिखाएगा कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन shows considerable variation, वही चीज in amount, structure and shape from organism to organism। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? तो वेरिएशन शो कर दिया, इसलिए क्या होगा? ये नॉन हिस्टोन कंजर्व नहीं रहेगा।
hence it is not conserved during evolution के दौरान ये कंजर्व नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट था यहाँ पे। अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करता है, जीन को कहीं ना कहीं क्या करता है, एक्टिवेट करता है खुद को सप्रेस करके। ये तो एक लाइन ये लिखते हैं अलग से ये कि हिस्टोन प्रोटीन एक्टिवेट जीन बाय सप्रेसिंग इटसेल्फ, यानी खुद को सप्रेस करके जीन को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन एक्टिवेट जीन इन इट्स ओन फॉर्म, अपने ही फॉर्म में क्या करता है, इसे ये एक्टिवेट करता है यहाँ पे ये। तो ये था हिस्टोन के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। चलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ हमने जानकारी के लिए लिखा है। तो ये चीज़ जानना जरूरी था कि कौन कंसिडरेबल, कौन क्या होता है, कंजर्व होता है और कौन नहीं कंजर्व होता है। ये इस चीज़ को आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ये तो हिस्टोन प्रोटीन कंजर्व हो गया जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंजर्व नहीं हुआ। ये अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा यहाँ पे। अब ये जो पैकेजिंग का जो मामला था कि डीएनए को हमें पैक करना है, इस पे यहाँ पे दो मॉडल आया था। एक आया था फोल्डेड फाइबर मॉडल जो इजे डिप्राव ने दिए थे। कौन सा मॉडल था? एक फोल्डेड फाइबर मॉडल। ये देने वाले थे इजे डिप्राव। अब इनके अनुसार क्या था, तो ये जो क्रोमोसोम था वो जस्ट एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर था। क्या था? क्रोमोसोम इज ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो कितना 50 एंगस्ट्रम का था। और फिर बाद में और कॉइलिंग जब किया, ये जब कॉइलिंग किया तो इन्होंने कहा कि जैसे इस ढंग से कॉइलिंग करके दिखाया अगर हम, तो इस ढंग से इन्होंने बताया कि ये जो क्रोमोसोम है ये कितने एंगस्ट्रम का हो गया, 250 एंगस्ट्रम का। ये तो इसका कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं मिला और ये पूरी तरह से क्या हो गया, फाइबर फोल्डर मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए ये नहीं भी देता है बुक्स में और ना पढ़ने को मिलता है जनरली। तो ये जो फाइबर फोल्डर मॉडल था ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया ये पूरी तरह से। ये यानी इसका बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल सका, जैसा इन्होंने बताया वैसा क्रोमोसोम नहीं था। इसके बाद जो बाद में जो मॉडल आया उसको बोला गया न्यूक्लियोसोम मॉडल। दूसरा जो आया न्यूक्लियोसोम मॉडल। और इस मॉडल को प्रपोज करने वाले थे कोरेनबर्ग एंड थॉमस। इन्होंने किया प्रपोज इसको। अब इन्होंने बताया क्या कि न्यूक्लियोसोम जो है वो सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन है। क्या है एक्चुअल में ये, तो इट इज सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन हैविंग डीएनए स्ट्रिंग, हैविंग क्या, डीएनए स्ट्रिंग एंड हिस्टोन ऑक्टामर। ये इन्होंने बताया। कहा क्या कि न्यूक्लियोसोम जो है वो एक सब यूनिट है किसका, क्रोमेटिन का, जिसके पास क्या होता है, डीएनए स्ट्रिंग होता है और क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर होता है। और इन्होंने इस ढंग से बताया, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहे हैं आपको,
देखिए इस ढंग से ये, तो ये जो लाइन हमने यहाँ पे खींच रहा है ये है क्या, डीएनए स्ट्रिंग, डीएनए स्ट्रिंग। और ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाया है ये है हिस्टोन ओक्टामर, हिस्टोन ओक्टामर। अब ये कहेंगे हिस्टोन ओक्टामर क्या होता है और डीएनए स्ट्रिंग क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे हिस्टोन ओक्टामर, तभी हम लोग देखे थे हिस्टोन प्रोटीन जो था वो टोटल 5 टाइप्स का था। फिर से लिखते हैं हिस्टोन ओक्टामर कैसे बनाइए। तो देखिए यहाँ पे ये H1 टाइप का एक था, दूसरा था H2A, दूसरा तीसरा था H2B और H3 और H4। अब देखिए ये जो 4 हो गए ये 2-2 के अमाउंट में है, यानी इनकी क्वांटिटी 2 है, यानी इसको जस्ट 2 से करें तो ये क्या होगा, ओक्टामर बनेगा ये, यानी 4 दूना कितना 8। जबकि H1 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसमें, ओक्टामर बनाने में। तो ये जो राउंड जो स्ट्रक्चर जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं हिस्टोन ओक्टामर, वो एक्चुअल में क्या है, देखिए ये है, यानी 4 हिस्टोन प्रोटीन जस्ट क्या है, डबल स्टेज में प्रेजेंट होता है, इसलिए बोलते हैं उसे क्या, ओक्टामर। यानी 4 जो है 2-2 प्रेजेंट होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओक्टामर। और दूसरा ये जो लाइन है, ये लाइन सामने से आया इसलिए प्लेन लाइन दिखा है, पीछे से जा रहा है इसलिए डॉट दिखा रहे हैं, फिर सामने से आ रहा है फिर पीछे से जा रहा है, इस ढंग से ये स्ट्रिंग जो है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जो हिस्टोन ओक्टामर है उसे लगता है ये टाइट कर रहा है, बांधे हुए होता है ये। तो ये एक्चुअल में इन्होंने बताया क्या कि ये न्यूक्लियोसोम है। तो न्यूक्लियोसोम क्या इन सभी को कहेंगे, तो नहीं, ये एक न्यूक्लियोसोम यूनिट हुआ, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोसोम यूनिट। फिर यहाँ से यहाँ ये दूसरा न्यूक्लियोसोम यूनिट, यहाँ से यहाँ ये तीसरा न्यूक्लियोसोम यूनिट। तो ये इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे 3 न्यूक्लियोसोम क्या हो गया, यूनिट यहाँ पे बना हुआ ये। तो ये इन्होंने बताया कोरनबर्ग एंड थॉप्स ने यहाँ पे ये। अब हम लोग बोलते हैं कि डीएनए स्ट्रिंग का लेंथ कितना होता है, तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग ये। तो डीएनए स्ट्रिंग का जो लेंथ बताया इन्होंने वो बताया लगभग कितना, 200 बेस पेयर का, यानी जो लेंथ ऑफ डीएनए स्ट्रिंग इन्होंने बताया वो कितना का बताया, तो 200 बेस पेयर का, यानी ये लेंथ जो होगा एक न्यूक्लियोसोम में वो कितना का होगा, 200 बेस का, जो लगभग कितने, तो बोलते हैं लगभग 2 टर्न, मतलब थोड़ा कम होता है लेकिन हम लोग अप्रॉक्स 2 टर्न बोलते हैं। जो 2 टर्न क्या करता है, इसे बाइंड करता है, किसे, न्यूक्लियोसोम को, यानी सॉरी ये हिस्टोन ओक्टामर को। तो ये लगभग 200 बेस पेयर में क्या होता है, लगभग ये 2 टर्न ले लेता है ये। तो ये था यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम को बताया इन्होंने। अब यहाँ पे एक हम और इसे मिटाकर क्या होता है, एक और डायग्राम बनाते हैं इसी का थोड़ा बड़ा करके ये। तो ओक्टामर को क्लियर हुआ आपका कि ओक्टामर किसे कहें, तो ये 5 टाइप्स ऑफ जो हिस्टोन प्रोटीन था उसमें 4 जो है वो 2-2 की संख्या प्रेजेंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8, इसलिए उसी को क्या बोलेंगे, ओक्टामर कहेंगे। और ये ओक्टामर यहाँ पे अगर हम लोग दिखाए, थोड़ा देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यही ओक्टामर है ये हिस्टोन ओक्टामर। और देखिए ये इस ढंग से ये 2 टर्न इसे बाइंड कर रहा है, ये देखिए इस ढंग से ये। फिर इधर भी अगर होगा ये देखिए ये, तो ये लाइन यहाँ आता है ऐसे ये, और इस ढंग से बाइंड करके ऐसे जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे चलिए क्लियर करते हैं, हम यहाँ पे मिटाते हैं ये पहले। अब देखिए यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम में क्या है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बताया है हिस्टोन ओक्टामर, फिर से लिख रहा है ये। और ये जो है डीएनए स्ट्रिंग है ये डीएनए स्ट्रिंग। कितना लेंथ है इसका, 200 बेस पेयर का। अब बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए इस ढंग से दिखा रहा है ये स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ा डार्क करके दिखा रहा है ये, यहाँ पे भी ये इस ढंग से ये। अब देखिए ये जो है ये है H1, ये कौन है, H1 है ये। देखिए H1 यहाँ पे, H1 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसमें, ओक्टामर बनाने में। तो H1 जो है जस्ट क्या करता है, डीएनए स्ट्रिंग को यहाँ पे होल्ड करके बाइंड करके रखता है। तो H1 का फंक्शन अगर लिखें तो इट जस्ट होल्ड द डीएनए स्ट्रिंग, इसे क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है। और यहाँ पे खास करके देखिए इस फोकस करके स्टार देके लिख रहा है ये, H1 इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। आपसे अगर पूछेगा कि ये बाइंड कर रहा है तो आपको लगेगा कि कहीं नहीं, ये भी तो न्यूक्लियोसोम का पार्ट तो नहीं है, नहीं, H1 इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे जस्ट वो सिर्फ बाइंड करने का रखता है ये। तो H1 इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का ये पार्ट नहीं होगा H1।
तो ये जस्ट क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा ये। अब देखते हैं यहाँ पे एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों को देखिए, ये जो डीएनए स्ट्रिंग जो है वो कनेक्ट किए हुए है। तो यहाँ से यहाँ इस डीएनए जो स्ट्रिंग है इसका नाम होगा डीएनए लिंकर। क्या बोलते हैं इसे, लिंकर, क्योंकि ये दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या करता है यहाँ पे कि इट जस्ट ज्वाइन या कनेक्ट द बोलेंगे, कनेक्ट द टू न्यूक्लियोसोम। ये जस्ट दो न्यूक्लियोसोम को क्या करता है, कनेक्ट करके रखने का काम करता है। और इसका जो लेंथ होगा वो एक्चुअल में वेरिएबल होता है। अब हम लोग बोलते हैं यहाँ से 8 से लेकर 114 बेस पेयर का होगा, लेकिन एवरेज की अगर बात करें, यहाँ पे ए भी लिख रहे हैं एवरेज, तो ये 80 न्यूक्लियो क्या होगा, 80 बेस पेयर का होगा। ये कितना एवरेज कितना बोलेंगे, 80 बेस पेयर का। तो ये था यहाँ पे दो को जोड़ने का काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे खासकर याद रखने वाली बात, फोकस करने वाली बात क्या हुआ कि H1 इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो टोटल बेस पेयर की संख्या कितना हो गया डीएनए स्ट्रिंग में, 200, और लगभग ये 2 टर्न क्या करता है, इस ओक्टामर को बाइंड करता है। ये हो रहा है क्लियर। ये ओक्टामर क्या था, ये स्पष्ट हो गया होगा ओक्टामर क्या है ये। तो ये था। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि कोर पार्टिकल्स किसे कहते हैं। तो एक टर्म एक्चुअली ये लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको बताते हैं, शायद किसी बुक में आपको मिल जाइए। तो कोर पार्टिकल किसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए इसी से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए उसको हम बता देना चाहते हैं यहाँ पे। तो कोर पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये कोर पार्टिकल को बोलते हैं क्या कि इट इज रिड्यूस्ड न्यूक्लियोसोम। ये एक रिड्यूस न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी न्यूक्लियोसोम का छोटा सा पार्ट, ये रिड्यूस है, छोटा है उससे कहीं ना कहीं, कम है। अब ये न्यूक्लियोसोम रिड्यूस कैसे हुआ, तो अब यहाँ पे देखिए ये फिर से बना रहे, ये आपका हिस्टोन ओक्टामर था ये, और इसे देखिए ये 2 टर्न कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोर पार्टिकल्स कहते हैं, या कई कई बुक में इसी को एन्यूबॉडी भी कह देता है। तो ये देखिए ये कोर पार्टिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए ये 2 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो लगभग 146 बेस पेयर का होता है, इसलिए पूरा 2 कंप्लीट टर्म नहीं ले पाता है। लगभग कितना, तो 1.75 के आसपास, 1.75 टर्म ही लगभग कंप्लीट हो पाता है ये। तो ये वही है। ये आपसे पूछा जाए कि ये वाले स्ट्रक्चर फिर क्या है, तो वही है, ये हिस्टोन ओक्टामर ही है, ये हिस्टोन ओक्टामर, और ये डीएनए स्ट्रिंग ही है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए स्ट्रिंग का लेंथ घट गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर पार्टिकल कहेंगे ये। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से आता है जो हमने लिखा था अभी, डीएनए लिंकर। तो डीएनए लिंकर के बारे में ये भी लिखता है कहीं कहीं बुक के, डीएनए लिंकर एक्चुअल में कहीं ना कहीं 2 क्या कोर पार्टिकल को कनेक्ट करने का काम करेगा। एक नीचे में सही होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेगा ये लिंकर। तो कहीं ना कहीं ये भी लिखता है कि डीएनए लिंकर जो है वो किसको कनेक्ट करेगा, 2 कोर पार्टिकल्स को कनेक्ट करने का काम करेगा ये। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा फोकस करेंगे, क्वेश्चन में अगर मिलता है तो उसका आंसर आप इस ढंग से करेंगे। ये एक्चुअल में ये दिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं भी कम है, लेकिन अगर आपको मिलता है कहीं पे क्वेश्चन तो आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं यहाँ से ये। तो डीएनए लिंकर क्या करता है, एक्चुअल में 2 कोर पार्टिकल को जोड़ने का काम करता है। अगर ऐसा ना मिले तो क्या बोलेंगे, 2 न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये। तो ये था यहाँ पे। अब हम लोग बोलते हैं, ये तो हम लोग जान लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल था ये, और ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्सेप्टेड मॉडल है ये। अब इससे आगे की बात करते हैं हम लोग कि ये जो न्यूक्लियोसोम है इसका डायमीटर कितना होता है। तो देखिए ये न्यूक्लियोसोम की डायमीटर जो होता है वो 30 nm का होता है। जब ये क्वाइल करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, और ये सोलेनॉइड लगभग 300 nm का होता है। ये और अगर क्वाइल करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं इसे। और इसका जो
क्या होगा, जो डायमीटर होगा वो कहीं ना कहीं 700 nm का होगा। और फिर ये जब कॉइल करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, कंडेंस करने के बाद। तो क्रोमोसोम जो होगा वो 1400 nm का होगा ये। तो ये यहाँ पे क्या था, पैटर्न था ये। तो देखिए ये इस तरह से क्रोमोसोम बनाया यहाँ पे, यानी जस्ट क्या हो रहा है, ये पैकिंग करके इस तरह से क्रोमोसोम के अंदर ये पैक हो जाता है। कौन, न्यूक्लियोसोम, जिसके अंदर क्या है, हिस्टोन और क्या होगा, डीएनए स्ट्रिंग होगा। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या कि ये जो हम लोग हिस्टोन लिखे हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, ये तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिस्टोन जो होता है एक्चुअल में ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्जेस है ये। इसी पॉजिटिव चार्ज जो है हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर क्या होता है, डीएनए ये स्ट्रिंग लपटा हुआ रहता है, 2 टर्न लेता है ये। तो एक हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज भी पूछता है कि हिस्टोन प्रोटीन निगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कैसा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा ये। तो इस ढंग से देखिए ये क्या होता है, पैक्ट हो जाता है किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर के रूप में ये, और ये किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है ये। तो ये था यहाँ पे, ये था न्यूक्लियोसोम मॉडल ये। अब इसके बाद हम लोग एक यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, एक और टर्म आता है यहाँ पे, इसका नाम है सेंट्रल डॉगमा। क्या बोलते हैं उसे, सेंट्रल डॉगमा। अब ये सेंट्रल डॉगमा जो बताने वाले थे ये क्रिक थे, इन्होंने, क्रिक ने बताया ये। अब सेंट्रल डॉगमा क्या था यहाँ पे, तो हम लोग देखिए यहाँ पे बोलते हैं, एक सेंट्रल डॉगमा का मतलब था, जो पहले ओल्ड जो कंसेप्ट था, अगर उसकी बात करें हम लोग, तो देखिए ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार था कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब हम लोग इससे भी ओल्ड अगर जाए तो देखिए ये प्रोटीन से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से फिर डीएनए बनता है, यानी देखिए सर्कुलर हो गया ये, यानी सब एक दूसरे को बना रहा है। तो ये काफ़ी ओल्ड कंसेप्ट था ये, और इसके देने वाले थे बैरी कॉमनर, जो कि कैसा, इन्होंने, इनके अनुसार जो था वो सर्कुलर था सेंट्रल डॉगमा। कैसा था, सर्कुलर। तो ये पहले ही रिजेक्ट हो चुका। इसके बाद फिर से इसी को चेंज किया गया, इसी को चेंज किया गया, तो इसी में सुधार किया गया क्या, कि इस बार उन्होंने बताया क्या कि सेंट्रल डॉगमा जो एक्चुअल में ये सर्कुलर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है यहाँ पे, तो इन्होंने इस ढंग से बताया कि डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये सेंट्रल डॉगमा था। लेकिन पता चला क्या, यहाँ पे जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेमिन, और दूसरे का नाम था बाल्टीमोर। तो टेमिन एंड बाल्टीमोर, उन्होंने क्या हुआ, जब यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे तो उनको एक क्या मिला, एंजाइम मिला, जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलने के बाद कंसेप्ट जो हुआ सेंट्रल डॉगमा का वो बदल गया यहाँ पे ये। तो देखिए ये सेंट्रल डॉगमा पहले इसी को कहा जाता था, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये किसके पहले था, तो इसको आप लिख सकते हैं बिफोर टेमिनिज्म। ये कंसेप्ट जो है बिफोर टेमिनिज्म है, यानी टेमिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, तो देखिए यहाँ पे, तो टेमिन एंड बाल्टीमोर, इन्होंने डिस्कवर किया, खोज निकाला किसको, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। देखिए इस एंजाइम के डिस्कवरी के बाद क्या हो गया, यहाँ पे बदल गया किसका कंसेप्ट, सेंट्रल डॉगमा का कंसेप्ट यहाँ पे। तो सेंट्रल डॉगमा अब कैसा है, तो देखिए ये डीएनए से क्या बनता है, तो आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो देखिए यहाँ पे एंजाइम जो था, यहाँ पे हम लोग बोलते थे डीएनए से आरएनए बनाने के लिए यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज काम करता था, फिर यहाँ पे प्रोटीन, तो यहाँ पे जो काम करता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे। जबकि अब जब इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जब खोज किया तो पता चला कि ये एंजाइम जो है वो आरएनए से डीएनए बनवा दे रहा है। तो ये अब क्या हो गया, बैक भी बनने लगा, यानी आरएनए से डीएनए भी बनने लगा। तो इसको हम लोग क्या बोले यहाँ पे, कौन सा, तो रिवर्स, यही ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बैक हो गया। तो अब जो हुआ वो ये है, और डीएनए से डीएनए भी बनता है, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ भी आप दिखा सकते हैं कि डीएनए से डीएनए भी बनता है, यानी डीएनए अपने खुद डीएनए को भी बना सकता है, और किसे, आरएनए को भी बना सकता है।
तो अब जो है कंसेप्ट जो है किसका, सेंट्रल डॉगमा का, वो ये है। तो जब टेमिनिज्म के बाद बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बिफोर टेमिनिज्म ये कंसेप्ट था, आफ्टर टेमिनिज्म ये कंसेप्ट, यानी टेमिनिज्म ने क्या किया, इस एंजाइम को खोज निकाला, तो उसके बाद क्या हो गया, सेंट्रल डॉगमा का कंसेप्ट बदल गया यहाँ पे ये। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बिहेवियर की भी बात करेंगे, देखते हैं यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या क्या बिहेवियर होता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, बिहेवियर का, हाल यानी जो आगे वाली टॉपिक है वो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह के बिहेव करता है हमारे पास ये जो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब जो पढ़े। तो बिहेवियर की बात करेंगे। अब बिहेवियर में देखिए ये डीएनए जो है वो डीएनए बनाता है, डीएनए जो है अभी हम लोग देखे थे कि वो क्या बना रहा है, आरएनए बनाता है। और अब देखें क्या कि आरएनए जो है वो क्या बना रहा है, डीएनए भी बनाता है अभी। और आरएनए से क्या बनता है, तो प्रोटीन भी बनता है। देखिए ये है बिहेवियर। तो डीएनए से डीएनए बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए को क्या बोलेंगे, तो उल्टा हो रहा है। देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, तो अब यहां आरएनए से डीएनए बनता है, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये है यहाँ पे बिहेवियर्स। अब हम लोग जो आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे उसमें इसी को सबसे पहले अब क्लियर करेंगे, यानी रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब की बात होगा अब ये, क्योंकि इसका बिहेवियर आप देख रहे हैं कि किस ढंग से कि बिहेव करता है ये। तो आगे हम लोग अब रिप्लिकेशन और क्या, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे जो बिहेवियर यहाँ शो कर रहा है इसकी हम लोग स्टडी करेंगे ये। तो चलिए ठीक है, ये इस पर